क्लास 11 के सभी स्टूडेंट का फिज़िक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है और मैं इस समय आपको विमाओं के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस को पढ़ा रहा हूँ। विमा के अनुप्रयोग में आप जो सबसे पहला अनुप्रयोग था कि किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना, आप इसके पहले वाले वीडियो में उसको समझ चुके हैं। और आज आपको हम विमा का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ाने जा रहे हैं, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ये अनुप्रयोग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सीखने के बाद ही हम ये साबित कर पाएंगे कि जो भौतिक समीकरण होते हैं उनके बीच में कैसे संबंध स्थापित होते हैं। इसको सीखने के बाद ही हम समझ पाएंगे। तो आप इसके पहले वाले जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के उनको आप समझ लीजिए। विमाएँ कैसे निकाली जाती हैं भौतिक राशियों की, और उसके बाद पहला अनुप्रयोग आप देख लीजिए। और उसके बाद फिर अगर आप इस अनुप्रयोग को देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं दूसरे अनुप्रयोग की, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी भौतिक राशि कितनी राशियों पर निर्भर करती है। अगर इस बात की जानकारी हमें हो जाए, क्वेश्चन में बताएगा कि कोई भौतिक राशि कितनी राशियों पर निर्भर करती है, क्वेश्चन में दिया होगा, उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम संबंध स्थापित कर लेंगे। उसी को हम यहाँ पे समझाने जा रहे हैं और एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है और यही अक्सर एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है, या इसकी सहायता से हम अन्य सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, गोलक के द्रव्यमान स्मॉल एम, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा डोरी की लंबाई स्मॉल एल पर निर्भर करता है। विमाओं की सहायता से संबंध स्थापित करके दिखाइए। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और हमें नहीं मालूम होता है कि इनके बीच में क्या संबंध रहेगा। तो डायमेंशन की सहायता से इनके बीच में फार्मूले का निर्माण हो सकता है, हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह है विमा का अनुप्रयोग। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, यानी हमें कैपिटल टी का फार्मूला चाहिए। अब ये जो कैपिटल टी है, साफ साफ देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यही चीज़ हमें हर क्वेश्चन में पकड़नी है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, गोलक के द्रव्यमान स्मॉल एम, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और डोरी की लंबाई स्मॉल एल पर निर्भर करता है। ये चीज़ हमें हर क्वेश्चन में इसी बात को पकड़ना है कि कौन सी राशि किस पर निर्भर करती है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए हमको ये पता चल गया है कि सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, ये गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है और जो उसमें डोरी है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तो इन सभी को लिख करके और टी को प्रोपोर्शनल टू कर देते हैं MGL के। ऐसा ही हर क्वेश्चन में करेंगे। जिस भी राशि का हमें फार्मूला चाहिए होगा उसे हम बाएं पक्ष में लिखेंगे, LHS में लिखेंगे, और जिस राशि का फार्मूला चाहिए वो किस पर निर्भर करता है उसको हम RHS में लिख लेंगे, प्रोपोर्शनल टू का सिंबल लगा लेंगे और उसको हम दाएं पक्ष में लिख लेंगे। इसके बाद जितनी भी राशियां होंगी, हो सकता है किसी में 2 हों, किसी में 3 हो, किसी में 4 हों, कई राशियां हो सकती हैं। सबके ऊपर इस प्रकार हम पावर लगाते हुए चले जाएंगे। A B C D, अगर और कोई राशि होती D कर लेते हैं या XYZ कर लेते हैं। क्वेश्चन में जैसा भी होगा हम अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हम ऐसी पावर को यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। A B C, हमारे पास 3 राशियाँ हैं M G L, तीनों पर हमने यहाँ पे पावर लगा दी। याद रखना कि LHS में कोई पावर नहीं लगेगी, RHS में ही पावर लगेगी। और इसके बाद हम प्रोपोर्शनल टू का जो सिंबल ये है इसको हटा लेते हैं। तो फिजिक्स में प्रोपोर्शनल टू का सिंबल जब भी हटता तो एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ गया? M पावर A, G पावर B और L पावर यहाँ पे C, ऐसा बन जाएगा। जहाँ पे K क्या है? K को हम कहते हैं कांस्टेंट। और इसके बाद हमें करना क्या है कि दोनों ओर
हमें इनके डायमेंशन लिखने हैं। राशियों को हम पहचान ही पा रहे हैं, ये आवर्तकाल है। आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने में लगा हुआ समय होता है, यानी यहाँ पे समय यानी टाइम की ही डायमेंशन लिखनी है। हमने यहाँ पे इस टी लिख लिया। के क्या है? ये एक नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। इसकी विमा नहीं होगी तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान की विमा m रहेगी। m लिख करके पावर हम a लगा देते हैं। और इसके बाद फिर ये गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण की विमा वही होती जो त्वरण की होती, L⁻²। यहाँ पे L⁻² लिखेंगे। और इसके ऊपर चूँकि G⁻B थी, इसलिए इसका जो डायमेंशन है उसके ऊपर भी पावर B लगाएंगे। इसके बाद डोरी की लंबाई c, यह लेंथ है। लेंथ की जो डायमेंशन होती लंबाई की वो L होती है। L यहाँ पर लिख के चूँकि उसकी पावर c थी, यहाँ पे हमने पावर c लगा दी। अब इसके बाद हमने देखा है कि इधर इनकी जो पावर है इनको हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे t लिखा रहने देते हैं। और m की पावर अगर देखें तो m पावर a बनेगा, क्योंकि m एक ही बार है इसलिए m पावर a कर लेते हैं। m पावर a लगा लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद l देखते हैं तो वो 2 बार है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है। एक बार l पावर b है और एक बार l पावर c है, इसलिए हम इसकी जो दोनों पावर हैं उनको एक साथ लिखते हैं, l पावर b और l पावर c, यानी l पावर b प्लस में c, ऐसे लिखेंगे। और अगर हम t को देखें तो t सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है, तो t पावर -2 है, लेकिन पावर b है तो b का इसमें मल्टीप्लाई होगा -2 में, तो t पावर -2b बन जाएगा। तो ऐसे हम पहले सेट करते हैं। अब हमने देखा कि जो हमारा LHS है उसमें सिर्फ t लिखा है, RHS में m भी है, l भी है, t भी है, यानी m और l यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, चूँकि हमें अब अगले स्टेप में इनका कंपेयर करना है, इसलिए इधर भी m और l को लिख लेते हैं। तो m और l को लिखने के लिए m पावर 0 लिख लेते हैं, क्योंकि m पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। और l इधर है लेकिन इधर नहीं, इसलिए इधर l पावर 0 करेंगे। हर क्वेश्चन में यही करेंगे। जो RHS में होगा और जो LHS में, अगर वो LHS में नहीं है तो उसकी पावर 0 करके यहाँ पे लिख लेंगे। t लिखा था इसलिए यहाँ पे t लिखते हैं। और इसके बाद यहाँ पे m पावर a, l पावर b प्लस में c और t पावर -2b लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे इनकी पावर की जो है कंपेयर कर लेनी है। ये विमाएँ होती हैं, इनकी विमाओं की तुलना करते हैं। यहाँ पर जो m है उसकी पावर कितनी है a, और यहाँ पे m पावर कितनी है 0। हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इनकी दोनों की जो विमाएँ होंगी वो आपस में बराबर होंगी, यानी a इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। a इक्वल टू 0 करते हैं। इसके बाद क्या है, इधर l पावर है b प्लस में c और इधर है l पावर 0। इनकी दोनों की कंपेयर करेंगे तो चूँकि दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए इनकी जो घातें होंगी, जो पावर होंगी वो भी बराबर होंगी। तो आ जाएगा b प्लस में c इक्वल टू में 0। इधर t पावर -2b है और इधर t पावर +1 है, +1 साइलेंट होता है ये, इसलिए -2b इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो -2b इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम a, b और c की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यही बात हमने आपको यहाँ पे ये समझाई है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि हमें मालूम है कि आवर्तकाल कैपिटल T 3 राशियों पर निर्भर करता है, तो उसको हमने लिख लिया कि माना T इज़ प्रोपोर्शनल टू m पावर a, g पावर b, l पावर c। प्रोपोर्शनल टू का सिंबल लगाया, कांस्टेंट आ गया, और इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, जहाँ k एक नियतांक है, इसको यहाँ पे लिख देंगे नीचे। अब दोनों और विमाएँ लिखने पर t की t रहेगी, k विमा है उसकी होगी नहीं, m की विमा m लिखेंगे, g की LT पावर -2 और l पावर c बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद चूँकि इधर m l t तीनों थे, इधर केवल t है, तो इसलिए m l पावर 0 लिख लेते हैं। और
इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आगे हमने समझा ही दिया उसको आपको। और इसके बाद जब दोनों ओर हमने विभव की तुलना की तो a पावर 0 b प्लस सी इक्वल टू 0 माइनस 2b इक्वल टू 1, तो इनको हम इक्वेशन मानते हैं। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें करना क्या है कि a b c ये हमारे पास 3 इक्वेशन हैं। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू तो निकली ही है, इसे में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो इसलिए इक्वेशन 4 पहले लेते हैं और b की वैल्यू को निकाल लेते हैं। माइनस 2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू जब निकालेंगे तो -2 जाएगा नीचे, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद b की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 3 में यहाँ पे हम पुटअप कर लेते हैं। तो माइनस b की जब वैल्यू यहाँ पे माइनस का 1/2 रखेंगे तो माइनस का 1/2 यहाँ पे प्लस सी लिखा इक्वल टू 0 कर लिया। अब इस -1/2 को हम बराबर के उधर भेज देते हैं, RHS साइड में भेज देते हैं, जिससे कि c की वैल्यू निकल आए। तो ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का बनेगा, तो c इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब ये जो a b c की वैल्यू हमने निकाली हैं उनको इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। और इक्वेशन फर्स्ट क्या था? इक्वेशन फर्स्ट था t इक्वल टू के m पावर a g पावर b l पावर c, ये इक्वेशन फर्स्ट था। तो a b c की वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो t इक्वल टू के m पावर a था, a की वैल्यू 0 है इसलिए यहाँ पे m पावर 0 रखते हैं। सेकंड नंबर पे g था, g पावर b हमने माना था और b की वैल्यू माइनस का 1/2 है इसलिए g के पावर -1/2। l पावर c माना था, c की वैल्यू 1/2 इसलिए l पावर 1/2 बनेगा। इसके बाद t इक्वल टू के m पावर 0। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि किसी भी राशि की, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो m पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसलिए m पावर 0 इक्वल टू 1 लिखने से यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं। तो अब l की जो पावर है वो पॉजिटिव है, g की पावर निगेटिव है। तो जिसकी पावर निगेटिव होती है उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं, तो उसे नीचे लेकर चले जाते हैं। तो g की पावर यानी g को नीचे लेकर चले जाएंगे पावर पॉजिटिव करने के लिए। तो l पावर 1/2, g पावर भी 1/2 हो गई। पावर 1/2 जो होती है वो रूट को एक्सप्रेस करती है, तो इसलिए l की पावर भी 1/2 है, g की पावर भी 1/2 है, यानी दोनों ही रूट के अंदर आएंगे। तो अंडर रूट के अंदर दोनों को कर देते हैं और इस प्रकार से हमें जो फार्मूला प्राप्त हो गया वो t इक्वल टू के √L/g प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पे हमारा अनुभव काम करेगा, ऐसा फार्मूला में प्राप्त हो जाएगा। अब k की वैल्यू हम क्या रखें? मान लीजिए कि हमने पहले से इस फार्मूले को पढ़ रखा है और हम जानते हैं कि जो सरल लोलक के आवर्तकाल का फार्मूला होता है t इक्वल टू 2π√L/g होता है। तो हम k इक्वल टू 2π रख लेंगे अपने अनुभव के आधार पर। और मान लीजिए कि हमको k इसकी जानकारी नहीं है तो हम यहीं तक छोड़ देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन चूँकि हमको मालूम है कि सरल लोलक के आवर्तकाल का फार्मूला है और ये t इक्वल टू 2π√L/g होता है, इसलिए k इक्वल टू 2π रखने पर, प्रयोगों के आधार पर, और जैसे हम k इक्वल टू 2π रखेंगे तो हमें फार्मूला प्राप्त हो जाएगा t इक्वल टू 2π√L/g। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।